हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम अपना अध्याय 15 पढ़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, खाद्य संसाधनों में सुधार। इस अध्याय में जितने खाद्य संसाधन होते हैं, पशुधन और कृषि दोनों से प्राप्त होने वाले खाद्य संसाधनों में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, कैसे उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, कैसे हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इन सब तथ्यों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हमने कृषि का उत्पादन जो है, फसल उत्पादन में कैसे उन्नति कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी तक पढ़ाए गए अध्यायों में। आज से हम पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पशुपालन पशुओं के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में, कैसे हम प्रबंधन करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था के बारे में, यह सब पशुपालन के अंतर्गत आता है। आज हम देखेंगे कि पशु कृषि किसे कहा जाता है। पशुपालन के मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं। एक होता है दूध देने वाले जो हैं उनको पालना, और दूसरा होता है कृषि कार्यों में संलग्न पशुओं को पालना। कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई करना, बोझा ढोना, इन सब कार्यों के लिए पशुओं को पालना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य जातियां हैं। एक होती है गाय, जिसका साइंटिफिक नेम वास इंडिकस है, वैज्ञानिक नाम, और दूसरी है भैंस, जिसका वैज्ञानिक नाम है वास बुवेलिस। वास इंडिकस और वास बुवेलिस, गाय और भैंस दो दूध देने वाली मादाओं को हम दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रावण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे के जन्म के पश्चात, जब वो बच्चे देते हैं उसके पश्चात दूध उत्पादन का समय काल होता है। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रावण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। मतलब जितना ज़्यादा समय तक वह दूध उत्पादन करेंगी वह दुग्ध श्रावण काल कहलाता है। और यह कैसे बढ़ सकता है? जैसे जितना ज़्यादा दुग्ध श्रावण काल होगा उतना अधिक मात्रा में हम दूध उत्पादन कर सकते हैं। लंबे समय तक दूध श्रावण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस इत्यादि का चुनाव करते हैं। देसी नस्लें जैसे रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो वह कैसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दुग्ध श्रावण काल, दोनों ही ऐच्छिक गुण उसमें हमें मिलते हैं। यह आपकी किताब में चित्र दिया गया है कि रेड सिंधी गाय और साहिवाल कैसे कैसे इनकी संरचना होती है, कैसे पहचानेंगे आप। उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई, आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसा आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाता है। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु, जिन्हें हम डेयरी पशु के नाम से भी जानते हैं, उनके आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। दो तरह के आहार उन्हें हमें देने होते हैं। एक होता है जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे। एक प्रकार का आहार वह है जो कि उन्हें उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे, और दूसरा वह होता है जो कि दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। मतलब उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और दूध भी अच्छी मात्रा में वह उत्पादित करें। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रावण काल के समय होती है। दूसरा जो आहार है, पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मुख्य रूप से मोटा चारा, रुसांस भी कहा जाता है, जो कि प्रायः मुख्यतः रेसे होते हैं। दूसरा होता है सांद्र, जिसमें रेसे कम होते हैं, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्यमान हों। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पशुओं के आहार में मिलाए जाते हैं, जो कि दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और उनके जो दूध उत्पादन की क्षमता है उसमें वृद्धि करते हैं। पशु रोगग्रस्त भी होते रहते हैं, जिनके कारण उनके जो दूध उत्पादन की जो क्षमता है उसमें कमी आती है और कभी कभार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों ही
होते हैं जो कि उसे बीमार करते हैं। बाह्य परजीवी जो होते हैं वह त्वचा पर रहते हैं, जिनसे पशु को त्वचा रोग हो सकता है। अंतः परजीवी जैसे कीड़े, आमाशय तथा आंत को और पर्णकृमि या कृत को प्रभावित करते हैं। यह आंतरिक और बाह्य परजीवी होते हैं। संक्रामक रोग जैसे बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाले रोग होते हैं, उनसे विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को भी बचाने के लिए उनको टीका उका लगाया जाता है। यह सारे कार्य हम पशुपालन में करते हैं, पशु कृषि इसे हम कहते हैं। कुक्कुट पालन क्या होता है, हमारा दूसरा टॉपिक है। मुर्गी पालन भी कहा जाता है इसे। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में जो उन्नत किस्म की नस्लें हैं मुर्गियों की, उन्हें ही पाला जाता है। अंडों के लिए हम जो ज़्यादा अंडे देने वाली या लेयर मुर्गी होती है उसका पालन किया जाता है। तो मांस के लिए ब्राउलर को पाला जाता है। अगर हमें अधिक मांस का उत्पादन करना है तो ब्राउलर मुर्गी का पालन किया जाता है, और अगर अंडे का उत्पादन लेना है तो लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर मुर्गियां कहा जाता है, और जिनसे हम मांस प्राप्त करते हैं उन्हें ब्राउलर मुर्गी कहते हैं। इनके अलग अलग गुण होते हैं। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल और विदेशी जैसे लेघार, इनके दोनों नस्लों के बीच में संकरण कराया जाता है, और यह देखा जाता है इसमें संकरण कराने के उपरांत कि इनमें चूज़ों की जो संख्या है, उनकी गुणवत्ता है वह कैसी है। छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता चूज़ों द्वारा के व्यावसायिक उत्पादन हेतु इनमें गुणवत्ता कितनी है, कितने ज़्यादा मात्रा में अंडे का उत्पादन कर सकते हैं, गर्मी के प्रति इनकी अनुकूलन क्षमता कितनी है, उच्च तापमान को सहने की क्षमता कितनी होती है, देखभाल में खर्च कितना लगता है, अंडे देने वाली ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। तो कहने का मतलब कि हम इनके संकरण से ऐसी प्रजाति उत्पन्न करते हैं जिनमें यह गुण, निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अंडों और ब्रॉयलर का उत्पादन कैसे किया जाता है। ब्रॉयलर चूज़ों को अच्छी वृद्धि दर और अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार दिए जाते हैं, जिससे उनकी शारीरिक विकास अधिक तेज़ी से हो और मांस की मात्रा उनमें उनके शरीर के भीतर बढ़े। उनकी मृत्यु दर को कम रखने के लिए उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए उन्हें बेचा जाता है, विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत ही आवश्यक होती हैं। अगर अच्छी व्यवस्था ना की जाए तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनके अंतर्गत इनके जो आवास होते हैं, जहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म या मुर्गी फार्म जिन्हें कहा जाता है, उनमें उचित ताप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, और स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों और पीड़कों पर नियंत्रण और उनसे बचाव करना भी इसमें शामिल होता है। ब्रॉयलर को आवास, पोषण और पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के जो आहार हैं उसमें प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी और पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, तो सफाई और स्वच्छता का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से मुर्गी फार्म में रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक होता है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिनसे महामारी से ये ग्रसित ना हो। इन सावधानियों को बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। तो यह था हमारा पशु कृषि, और इसमें जो हमने आज देखा पशु कृषि कैसे की जाती है, और साथ में हमने यह पढ़ा कि कुक्कुट पालन में क्या क्या कितने तरह की मुर्गियाँ, ब्रॉयलर मुर्गी और लेयर फार्म, दो तरह के फार्म होते हैं, दो तरह की मुर्गियाँ पाली जाती हैं। एक से मांस का, ब्रॉयलर से मांस का को प्राप्त करते हैं, और लेयर मुर्गियों से हम अंडे का उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो यह आज के अध्याय में हमने पढ़ा, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। इस अध्याय से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप फ़ोन करके, कमेंट करके ज़रूर हमसे क्लियर कर लें। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।